नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य रूप से टकराव देखने को मिल रहा है। केवल आरोप प्रत्यारोप ही नहीं, बल्कि प्रत्याशियों को उतारने को लेकर भी दोनों राजनीतिक दलों का आपसी टकराव सामने दिखाई दिया। राजधानी लखनऊ में तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी नामांकन की आखिरी तारीख से कुछ रोज पहले ही उतारे गए। वैसे हैरानी की बात यह भी है कि दोनों दलों ने प्रदेश की जनता को अपने संकल्प पत्र और घोषणा पत्र के माध्यम से ये जानकारी भी नहीं दी है कि वे किन मुद्दों पर और किस विजन के साथ अगले 5 साल सरकार में रहेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार कहते आए हैं कि जब तक बीजेपी अपना संकल्प पत्र नहीं जारी करेगी, तब तक उनकी पार्टी भी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी। बीजेपी को रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी करना था, लेकिन लता मंगेशकर के निधन के चलते वे जारी नहीं हो सका। फिलहाल दोनों दलों ने पश्चिमी यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जहां पहले चरण में 10 फरवरी और दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम में तरह तरह के सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं। वादों और सौगातों की झड़ी लगी हुई है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। राज्य में पहले चरण में 10 फरवरी और दूसरे चरण में 14 फरवरी को पश्चिमी यूपी में वोट डाले जाने हैं। ऐसे में सभी दलों के बड़े नेता यहाँ नजर आ रहे हैं। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार को बिजनौर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से प्रधानमंत्री बिजनौर नहीं जा पाए। उन्होंने वर्चुअल रैली के जरिए वहां प्रचार किया। पीएम मोदी ने योगी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए किसानों के मुद्दे पर एक तरफ आरएलडी नेता जयंत चौधरी को घेरा, तो दूसरी तरफ बिजली की कमी की याद दिलाकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, अपने किसानों को और पूरे पश्चिमी यूपी को याद दिलाना चाहता हूं कि आज जो लोग आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि जब उनकी सरकार थी तो आपके गांव में कितनी बिजली देते थे। उन्होंने प्रदेश को अंधेरे में रखा ताकि अपराध बढ़े। हमने बिजली दी ताकि विकास बढ़े। पहले की सरकारों का मॉडल समस्या पैदा करो, फिर सहानुभूति के नाम पर सब समेट लो का था। उनके इस मॉडल से किसान, नौजवान, गरीब, शोषित, दलित सब परेशान थे। आप याद करिए, महिलाओं से, हमारी बहनों बेटियों से छेड़छाड़ कितनी आम बात थी। हालात इतने खराब थे कि चेन लूटे जाने पर इस बात का शुक्र मनाया जाता था कि चलो जान तो बच गई। वहीं पीएम मोदी से पहले रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता ने 5 साल हमारे कामकाज को देखा है। डबल इंजन सरकार ने विकास किया है। डबल इंजन की सरकार एक हाथ से विकास करती है। हाईवे, रेलवे और एक्सप्रेसवे हैं। मेडिकल कॉलेज का निर्माण बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने करवाया है। बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करते हुए योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने माफियाओं को खूब सबक सिखाया है। 5 साल में आपने देखा होगा, 5 साल में कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का कार्य हुआ और इन 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे, उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि ये माफिया, ये अपराधी, ये पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। उधर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री का दौरा रद्द होने पर तंज किया। अपने ट्विटर हैंडल पर जयंत ने प्रधानमंत्री का दौरा रद्द होने के बारे में लिखा कि बिजनौर में धूप खिल रही है, लेकिन बीजेपी का मौसम खराब है। बिजनौर में कड़ी धूप निकली हुई है, यहाँ भी धूप निकली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है। देखो मौसम साफ है। बिजनौर में हम बड़ी उत्सुकता से सुन रहे थे कि आज मोदी जी वहाँ जा रहे थे और कुछ ना कुछ वो सफाई देते। मैं तो ये सोच रहा था, लेकिन
भाजपा का मौसम इतना खराब हो गया कि बिजनौर का उन्होंने प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। जबकि जयंत चौधरी के सहयोगी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सहारनपुर में मौजूद थे। यहां उन्होंने किसानों, कारोबारियों और कारीगरों से कई वादे किए। साथ ही बीजेपी सरकार पर भी जमकर बरसे। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार यूपी में बदलाव की हवा चल रही है। लोग परिवर्तन चाहते हैं। खासकर किसान, नौजवान, व्यापारी गठबंधन की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। ये यूपी के भविष्य का चुनाव है। सहारनपुर यहाँ के चीनी के लेकर के, गन्ने का लेकर के अपने आप में एक स्थान तो है ही है, लेकिन लकड़ी को लेकर के मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में या देश में इतना बड़ा काम या इतने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कहीं नहीं होता हुआ जितना लकड़ी का कारोबार सहारनपुर से होता है। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं यहाँ के कारीगरों को, यहाँ के कारोबारियों को कि समाजवादी सरकार बनने पर वुड क्राफ्ट डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम बनाई जाएगी। अखिलेश यादव ने पोस्टल बैलेट से हो रही वोटिंग पर भी सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आगरा के फतेहाबाद विधानसभा के एक वीडियो को ट्वीट करके अखिलेश ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। इस वीडियो में पोस्टल बैलेट से वोट डलवाने पहुंचे अफसरों पर ग्रामीण मनमाना वोट डलवाने का आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश ने दिव्यांगों और बुजुर्गों के मतदान को लेकर ये वीडियो ट्वीट किया है। अखिलेश ने लिखा, वृद्धों और दिव्यांगों से वोट डलवाने के मामले में फतेहाबाद विधानसभा में पोलिंग पार्टी पर मतदाता की इच्छा के विरुद्ध खुद ही मनमाना वोट डालने का आरोप लगा है। अपने अगले ट्वीट में अखिलेश यादव ने कहा, बैलेट से वोट डलवाने में धांधली के मामले में एक प्रशासनिक अधिकारी का सरेआम ये कहना है कि एक वोट से कुछ होता है क्या, बेहद गंभीर मामला है। चुनाव आयोग से अपेक्षा है कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके तुरंत सस्पेंड किया जाए। ये वीडियो दिव्यांग मतदाता सुरेंद्र की शिकायत के बाद सुर्खियों में आया। गांव जगराजपुर के रहने वाले दिव्यांग सुरेंद्र ने पोलिंग पार्टी पर आरोप लगाया था कि वह साइकिल पर वोट डलवाना चाहता था, लेकिन पोलिंग पार्टी ने उसका वोट बीजेपी में डलवा दिया। फिलहाल मामले की जांच के बाद माइक्रो प्रेक्षक ने अपनी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंप दी है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने दिव्यांग और 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट से वोट डालने का फरमान जारी किया है। इसी फरमान के तहत गांव-गांव वोट डलवाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। जाहिर तौर पे जो मुकाबला है काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि केवल आरोप प्रत्यारोप ही नहीं बल्कि प्रत्याशियों को उतारने को लेकर भी दोनों राजनीतिक दलों के बीच आपसी टकराव सामने आ रहा है। दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्र अभी तक जारी नहीं किए हैं। एक दूसरे का इंतजार किया जा रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन अभी टाल दिया गया। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे कि आखिर इंतजार किस बात का। हमारे साथ खास मेहमान विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद है। दीपक बघेल जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है सपा के। अमन पांडे जी हमारे साथ हैं, जो कि स्पोक पर्सन है आरएलडी के। संजीव कौशिक जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश की सियासत की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में जाहिर तौर पे विधानसभा चुनाव नजदीक होने के साथ साथ ही राजनीति अपने चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप भी अपने चरम पर है। पहला सीधा सा सवाल मेरा डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी आपसे है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधा निशाना साधा है समाजवादियों पर। इससे पहले भी जब जब दौरा हुआ तब तक लाल टोपी का जिक्र करना नहीं भूले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में वर्चुअली संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा कि समाजवादियों को सिर्फ जनता की चिंता नहीं होने के साथ ही अपनी तिजोरी भरने की भूख थी, अपनी तिजोरी भरने की प्यास थी। इसे आप कैसे देखते हैं? क्यों बार बार आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है सर? नेहा जी, 5 स्टार होटल की तर्ज पे केंद्रीय कार्यालय बनवाने वाली पार्टी आज दूसरों से पूछ रही है कि कैसे वो जेब में भर रहे हैं। आप दिल्ली में जो है बीजेपी कार्यालय जाइए नेहा जी, 5 स्टार होटल की तर्ज पे बना हुआ है। ये जो है वो पार्टी है जो कि सिद्धांतों की बात करती है, शुचिता की बात करती है। कहाँ से आया पैसा? हर जिले में आपने जो है
4-4, 5-5 करोड़ रुपए लगा के हर जिले में आपने कार्यालय खुलवाए, कहाँ से आ रहा पैसा? आपने इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि इसके कि जो लोग चंदा देते हैं पार्टियों को, उनके लिए पारदर्शी सिस्टम बना है, उसे ना बना, आप इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है कि आपको अपनी जो है पहचान बताने की जरूरत नहीं है। 11,000 करोड़ के आसपास जो चंदा मिला है बीजेपी को, किन लोगों ने पैसा दिया है? मैं यहाँ पे असल में है क्या ना, एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि भाई समाजवादी पार्टी वाले हैं तो ये केवल पैसा इन्हें चाहिए। पैसा आप कितना लेते हैं उतने में हम लोग कहीं पे स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। आप बताइए 5 स्टार होटल जैसा कार्यालय बनवाने की हिम्मत है किसी का दूसरी राजनीतिक पार्टी में? जो कि जिसका बजट अराउंड जो इनका आया था 700 करोड़ है केवल एक कार्यालय बनाने की लागत जो है। ठीक है, अब मैं आता हूं आपको कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में हमें ही क्यों टारगेट करेंगे? सीधी सी बात है भाई, इस पिच पे हम ही लोग खेल रहे हैं। भाई आज जो महाभारत है उत्तर प्रदेश में राजनीति का, इसमें एक तरफ जो है माननीय अखिलेश जी है, एक तरफ माननीय योगी जी है। तो सीधी सी बात है, हर चीज में निशाना भी हम ही लोग साधे जाएंगे, क्योंकि अच्छे से इन्हें पता है कि आने वाले समय में विपक्ष में इन्हें बैठना, सत्ता पक्ष में आ रहे हैं। ठीक है अमन जी, क्या वाकई एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही, जिस बात का जिक्र अभी कर रहे थे सपा के नेता? सर सवाल इस बात को लेकर है कि जो भी नेता देखे बीजेपी का, वो ये कहता है कि अगर समाजवादी और ये गठबंधन आ गया आरएलडी का तो गुंडा राज आ जाएगा। जो भी नेता देखिए वो बार बार इस बात को कहते हैं कि भ्रष्टाचार आ जाएगा। क्या वाकई एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ, तब कैबिनेट मंत्री या फिर जो केंद्र के मंत्री उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर ये गठबंधन आया तो उत्तर प्रदेश का हाल बेहाल हो जाएगा, भ्रष्टाचार अपने चरम पर रहेगा और गुंडा राज को लेकर सबसे ज्यादा निशाना साधा जा रहा है। क्या एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। दीपक जी, क्या वजह है सर कि हर वक्त एक ही बात आप लोग कहते हैं कि जी अगर इनकी पार्टी की सरकार आ जाती है तो गुंडा राज आ जाएगा। अमित शाह तो ये तक कह देते हैं कि अगर इनकी पार्टी की सरकार आ जाती है तो गठबंधन भी सिर्फ 2-3 दिन ही चलेगा। इतनी भविष्यवाणी कैसे कर देते हैं आप लोग? नेहा जी, इनके पूर्व के कार्यकलाप से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार समाजवाद का कार्यकाल रहा था 12 से लेकर 17 के दौरान में। आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसके अंदर दंगे होना एक आम बात थी, चैन स्नैचिंग होना एक आम बात थी। आप सोचिए कि हर दूसरे दिन अखबार के फ्रंट पेज पे खबर चलती थी कि आज इनका अपहरण हो गया, आज इनका अपहरण हो गया। कहीं पे भी खबर आती थी तो सबसे पहले अखबार के अंदर ये खबर आती थी कि आज गोली चली। किस प्रकार से रोड पर रात गाड़ियां चल जाती थी और किसानों के खेतों पर से उनकी ट्यूबवेल और मोटर ले जाते थे। इस तरह की उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति थी जो समाजवादी कार्यकाल में हुई। और उसके बाद जब समाजवादी कार्यकाल और आगे बढ़ता है फिर इनके नेता और थोड़े से फट जाते हैं। अभी हमारे कार्यालय पर बात करते वो इन्हीं योजनाओं पर लेकर आते हैं समाजवाद उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो लैपटॉप की हो चाहे वो पेंशन की हो, उनमें घोटाला करते हैं और वो 5 स्टार से बड़ा घर बना के दुनिया को बताते हैं कि देखिए हम आपके पैसे से अपना मकान बनाते हैं। वही उत्तर प्रदेश में अगर डबल सरकार आती है तो क्या करती है, वो गरीबों को मकान देती है। आज हमने 43 लाख गरीबों को मकान दिए। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे बीजेपी का जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है। ये जितनी बातें की जा रही है वो बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं। देखिए नेहा जी, झूठ तो लोगों का सदैव से बोलने का काम है। आज देखिए जितना भी विकास कर रही है वो तो समाजवादी पार्टी ने किया है, ये इनका कहना रहता है, हमेशा की तरह रहता है। अगर इतना इन्होंने विकास किया होता तो इन्होंने अपने कार्यकाल में कर लिया होता, 17 से पहले ही कर लिया होता और उनका उद्घाटन भी कर लिया होता। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना लगातार काम किया है, चाहे 1 साल हो चाहे 2 साल हो। हमने 5 साल तक लगातार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। हमने विकास के नाते गए, हम सुशासन के नाते गए। तो सर वो रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करिए और साथ ही साथ वो घोषणा पत्र भी सार्वजनिक करिए ना, जिसका इंतजार जनता कर रही है उत्तर प्रदेश की। क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा? देखिए भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जल्द जनता के बीच में लेकर आएगी। और कब लाएगी सर? और जल्दी ही लेकर आएगी। और जल्दी कब तक? 10 तारीख से तो चुनाव होने वाले हैं।
नेहा जी, ये प्रदेश का नेतृत्व तय करता है कि उसकी घोषणा कब होनी है। तो ये जब प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा उसकी घोषणा हो जाएगी तो हम लोग आज चर्चा करेंगे और आप बताएंगे भी कि किन रीति नीतियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल के अपने कार्यकाल को चलाएगी। ठीक है, अमन पांडे जी, किस बात का इंतजार किया जा रहा है सर? घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी किया जा रहा? देखिए नेहा जी, सबसे पहले आपको बताना मैं ये चाहूंगा कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोकदल ने अपना घोषणा पत्र तो ऑलरेडी लखनऊ में जारी कर दिया। माननीय चौधरी जयंत जी आए थे लखनऊ और उसमें हमने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें हमने 1 करोड़ रोजगार की बात की है। हमने जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो मेधावी विद्यार्थी हैं, उनको विदेशी संस्थानों में नहीं तो ये घोषणा पत्र सपा का भी समझे क्या? हम तो गठबंधन की बात कर रहे हैं सर। देखिए, जो भी इनका जब घोषणा पत्र आएगा और अगर हमारी सरकार बनती है तो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा पे हम बात करेंगे और उसको हम आगे इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। घोषणा पत्र मेरे सपा का भी जल्द से जल्द आ जाएगा। लेकिन आप ये देखिए ना कि बीजेपी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और इनके घोषणा पत्र में इतनी देरी भी हो रही है और जो पुराना घोषणा पत्र है उस पर ये कोई बात नहीं कर रहे। ठीक है संजीव कौशिक जी, ये घोषणा पत्र को लेके इतने नूरा कुश्ती क्यों सर? क्यों एक दूसरे का इंतजार किया जा रहा है कि पहले ये कर दे तो फिर बाद में हम करें, ताकि इसमें कहीं ना कहीं 19 की जगह 20 हम करके लोगों के सामने प्रेजेंट करें कि हम तो इतने काम करेंगे जी? मुझे तो लगता है कि खुद को संज्ञान में लेते हुए घोषणा पत्र को इतना आवश्यक बना देना चाहिए कि कल जिसकी सरकार है घोषणा पत्र की यदि इतर वो बात करे तो उसकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। तब पता चलेगा कि घोषणा पत्र का मतलब क्या होता है। मजाक बन के रह गया घोषणा क्या होता है। घोषणा कोई मतलब नहीं रहता। जो उसमें बातें लिखी हुई है किसी भी पार्टी की सरकार जिसकी सरकार है उसी की पिछले वाले घोषणा पत्र को आप उठा के देख लीजिए और पूछिए जरा उन लोगों से जो यहाँ बैठे हुए हैं कि क्या उसमें से कितनी बातों को पूरा किया गया, तो वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की बातें जो घोषणा पत्र की बात से हो रही, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की वो तमाम सर्वे करने वाली इलेक्शन से पहले जो एजेंसियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उदार रही है, वो भी अपने सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 2017 के मुकाबले अधिक कम सीटों पर दिखा रही है और ये कम सीटों पर देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पेशानी के फल पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गले में उठा हुआ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की है। भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो खास करके जाट लैंड है या किसानों के आंदोलन में साथ नहीं देने की वजह से जिस तरह से वो नाराज है, उनको यदि साझा नहीं गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में शायद भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बचाना बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि वो भी इस तरह के स्वर निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन लोगों की सरकार आ गई तो तमाम तरह की वो पुरानी बातें या गुंडागर्दी की बातें वो कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनके जेहन में भी ये बात आ रही है कि शायद सरकार दोबारा वापसी कर जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह की बातें करी जा रही है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सहज महसूस नहीं करती हुई दिखाई दे रही है और वो तमाम विपक्षी पार्टियां जो आक्रामक है उनके अभी जिस घोषणा पत्र की बात मैं कर रहा था वो सारे उस घोषणा पत्र को लेकर के बिल्कुल उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे उन वादों का क्या। जो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात होती है तो आदरणीय योगी जी और मोदी जी जब दोनों चेहरों के सामने लाया जाता है तो 5 साल यहाँ का और 8 साल केंद्र सरकार के शासन का दोनों का हिसाब लोग पूछ रहे हैं। बेरोजगारी चरम पे है, स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है। हम देख रहे हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट स्वास्थ्य के बारे में क्या बता रहा है या फिर उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है उसकी स्थिति क्या है। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो विपक्षी पार्टियां लेकर के लगातार सवाल पूछ रही है और भारतीय जनता पार्टी मुकम्मल इसका जवाब नहीं दे पा रही है आज के वक्त में, जिसकी वजह से वो लगातार अपने पुराने उन रास्ते से जिससे उनको सहूलियतें मिली है और सत्ता में काबिल हुई जो ध्रुवीकरण की बात होती है या एक आरोप लगता रहा है उस तरह की बातें क्योंकि हमने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे वो कैराना हो, मुजफ्फरपुर में हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। विकास की बातें पीछे छूट गई हैं और वो तमाम तरह की बातें की जा रही हैं जिससे ध्रुवीकरण का माहौल बने और ध्रुवीकरण के माहौल में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत महसूस करती है, सीटें भी मिलती है। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं तकरीबन 136 सीटें यहाँ पे आती हैं। और देखिए नेहा, भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी ने ये अहम मौके पर आखिरी चुनाव के समय ये कहने के लिए या उसके शीर्ष स्तर के नेता यदि लोगों के बीच में जाके ये कहें कि आपको कैराना नहीं बोलना है, मुजफ्फरपुर नहीं बोलना है, विकास की बात छोड़ करके यदि वो ध्रुवीकरण की बात करें या वो तमाम तरह की बातें अभी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ कहीं भी जा रहे हैं योगी जी तो वो गर्मी शांत करने की बात कर रहे हैं और बड़ी शालीनता से बोल रहा है कि आप गर्मी की बात करें, हम फांसी की बात करें।
तो जाहिर सी बात है कि जो शब्दों की मर्यादा टूटती हुई दिखाई दे रही है या जो तर्क तेवर दिखाई दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। ये तभी होता है जब सत्ता में से अपने आप को आदमी बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो हमारे मंत्री हों या हमारे विधायक हों। यदि वो सत्ता में जो रह रहे हैं वो सत्ता से बाहर किसी और पार्टी में विपक्षी पार्टी की तरफ यदि कोई पूछ कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके भी मायने हैं। यदि उसे लगता है, यदि वो लालची है या सत्ता का लालची है, तो जहाँ सत्ता में था उसकी बुलबुलता या उसे लगता है कि नहीं यहीं पे वापसी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्यों जाता वो। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग आपके साथ हैं उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी वापसी नहीं हो रही है, तभी वो आपका साथ छोड़ रहे हैं। तो ये तमाम जो इंडिकेशन है वो दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज के वक्त में उनके ग्राफ में भी गिरावट आई है, योगी जी के भी ग्राफ में गिरावट आई है, और खास करके मोदी जी की बात की जाए तो उनकी भी। लेकिन सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बड़ी शिद्दत से लड़ती है, लगातार वो सारे रणनीतियों को आजमाती है, तो उसके लिए सबसे पहले मुफीद रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने उसके बदौलत जीत पाई है, लेकिन इस बार विपक्षी पार्टियां बड़े सजे हुए अंदाज में उनके ट्रैप में फंसना नहीं चाहती, वो हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहती। वो जब इसकी बात कर रहे हैं तो उनके तमाम वादों को याद कराना चाहती है, और खास करके उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए जो तत्काल में अभी इलेक्शन दिखाई दे रहा है, उनमें तमाम बातें की गई हैं जिससे ध्रुवीकरण हो। ये बात बताया गया है, एक तरफ दिखाया जा रहा है कि इन लोगों की यदि वापसी हो गई तो फिर गुंडागर्दी चरम पर रहेगा। वापसी कैसे हो जाएगी भाई, जब आप इतने सोचते हैं तो कैसे आपको वापसी दिखाई दे रही है। तो संभावनाएं कहीं ना कहीं दिखती हुई जान पड़ती है। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी में बार बार कहता हूँ कि इलेक्शन के नजदीक आते आते उनके सर्कस में जितने तीर होते हैं वो सब कुछ आजमाते हैं वो। तो अभी बहुत सारे सर्कस में से तीर निकलने वाले हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता सजग है, मुझे लगता है, क्योंकि उसे पता है कि कौन हमारे शिक्षा की बात कर रहा है, कौन हमारे स्वास्थ्य की बात कर रहा है, कौन यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, कौन यहाँ पे लड़कियों की बात कर रहा है, कौन यहाँ पे दलितों की बात कर रहा है। तो वो सारी चीजें आज के वक्त में मुद्दा बन गया है, और भला हो उत्तर प्रदेश के विपक्ष का कि कम से कम सरोकारी मुद्दे उन्होंने लोगों के बीच में लाके पटक दिए हैं और मजबूर कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है दीपक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या ध्रुवीकरण की पिच पर खेलने का मौका अब नहीं मिल पा रहा है क्या आप लोगों को? क्योंकि विपक्ष की तरफ से तो बेरोजगारी, महंगाई की बात की जा रही है सर। अब क्या हिंदू मुस्लिम वाला जो एजेंडा आपका चलता है वो काम नहीं आ पा रहा? देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी केवल विकास के एजेंडे पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4.5 साल का अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया, और रिपोर्ट कार्ड के बाद में सबसे पहले कौन लेकर आया जिन्ना को? वो इनकी पार्टी वाले थे। अगर किसी ने दिया, जेल और बिल वालों को टिकट दिया, तो वो किसने दिया? वो इनकी पार्टी के लोग थे। आजम खान, अबू आजम को क्यों टिकट दिया गया? नाहिद हसन, आदिल चौधरी, मदन भैया, ऐसी ये तमाम लिस्ट है, इन लोगों ने उनको सबको टिकट दिया। और गायत्री प्रजापति जिसपे रेप आरोप है और जिसके ऊपर पैसों का भी आरोप है, वो आज उसकी पत्नी को भी टिकट दिया जा रहा है। इस प्रकार के राजनीति के अंदर अपराधीकरण का जो चरित्र पेश किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया है, और ये लगातार उससे बाहर नहीं आता। ठीक है अरविंद जी, आप जवाब दीजिए इसका कि कह रहे हैं हम तो ध्रुवीकरण की राजनीति क्या करते हैं? ये तो सपा है जो सबसे पहले जिन्ना की बात करती है और इस मसले को और ज्यादा हवा दे देती है। हम तो किसानों की बात करते हैं, गन्ना की बात करते हैं, जिन्ना की बात तो आप लोग करते हैं। चलिए मैं इनके गन्ने की ही बात पे आ जाता हूँ। इनका 2017 का जो घोषणा पत्र था उसमें इन्होंने कहा था कि 450 रुपए गन्ने का समर्थन मूल्य देंगे। अभी तक 325 था, बाद में फिर 5 रुपए बढ़ा, अब टोटल पहुंचे 350 रुपए के आसपास पहुंचा है। तो आप एक बात बताइए, जब आपने किसान से गन्ने का मूल्य की जो बात कही थी, आपने घोषणा पत्र में कहा था, आपने पूरा किया? नहीं पूरा किया। दूसरी चीज मैं गन्ने पे ही आता हूँ। इन्होंने गन्ने की बात करनी चाहिए ना, जिन्ना का जिक्र क्यों किया आपने? देखिए मैं एक बात बताऊं, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य था जिसमें उन्होंने किया था, उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं। तो उसका क्या परिप्रेक्ष्य था सर, वो भी तो समझना चाहते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं इस टाइम जो परिप्रेक्ष्य हुआ वो भूल जाइए। अब मैं सीधी नहीं, अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि इतिहास को एक बार फिर से पढ़ने की जरूरत है, तो उसका क्या मतलब निकाले? नेहा जी एक चीज आप बताइए, चलिए आपने भी जो है 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, तो उस टाइम उससे पहले जो नेताओं की भूमिका थी, क्या उस पर हमें किसी के ऊपर शक करने की जरूरत थी क्या? आजादी 1947 की आजादी से पहले जो भी क्रांतिकारी थे, चाहे वो हिंदू थे चाहे वो मुसलमान थे, तो सर क्या जिन्ना प्रेम ये समझ रहे हैं कि जिन्ना प्रेम एक बार फिर से उभर आया समाजवादी पार्टी का? देखिए यहाँ प्रेम की बात है ही नहीं, एक बोर ऐतिहासिक मोमेंट पॉइंट था जिसका उन्होंने कोट किया था। इसका कोई जिन्ना प्रेम या पाकिस्तान प्रेम से मतलब नहीं। पाकिस्तान प्रेम तो अभी आप भारतीय जनता पार्टी को उसमें आप पाकिस्तान प्रेम पे भी मैं आ जाती हूँ सर,
क्योंकि अखिलेश यादव का ये कहना है कि पाकिस्तान हमारा नंबर 1 दुश्मन नहीं है, चीन हमारा नंबर 1 दुश्मन है। अब ये नंबर 1 दुश्मन भी उत्तर प्रदेश की सियासत में तय होगा कि कौन है नंबर 1 दुश्मन। अच्छा नेहा जी, एक बात बताइए, आज पाकिस्तान की जो स्थिति है, क्या आपको लगता है पाकिस्तान जैसा छोटा और कमजोर देश भारत सर, की तरफ जो पाकिस्तान है, का रिलेशन क्या उत्तर प्रदेश से है क्या? कोई रिलेशन नहीं। तो फिर पाकिस्तान का जिक्र करके क्या एक आबादी को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है अखिलेश यादव की? निश्चित तौर पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको मैं बता दूं, जो ये परिप्रेक्ष्य था उसमें ये था, देखिए चीन जो है, आज भारत एक बहुत मजबूत देश है और हमारे बगल में एक बहुत मजबूत देश है, वो है चाइना। पाकिस्तान को आजकल हम गिनती में ही नहीं लाते हैं। आप एक बात बताइए, हम कभी बांग्लादेश के, नेपाल या भूटान को कभी हम अपने विरोधी के रूप में प्रस्तुत करते हैं? कभी नहीं करते। आज वही स्थिति पाकिस्तान के, पाकिस्तान भी अब एक बीता हुआ कल है, वो जर्जर व्यवस्था हो गई, अब खत्म देश है वो जो। तो सीधी सी बात है कि हमारा इस टाइम जो है, अगर हमें किसी अपने आप को हमें मजबूत करना है तो सीधी सी बात है, हम चाइना के अगेंस्ट अपने आप को मजबूत करेंगे, क्योंकि उसी से हमारी बॉर्डर को खतरा है, पाकिस्तान जैसे छोटे देशों से नहीं है। देखिए नेहा, भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अहम मौके पर आखिरी चुनाव के समय ये कहने लगी या उसके शीर्ष स्तर के नेता यदि लोगों के बीच में जाके ये कहें कि आपको कराना नहीं बोलना है, मुजफ्फरपुर नहीं बोलना है, विकास की बात छोड़ करके यदि वो ध्रुवीकरण की बात करें या वो तमाम तरह की बातें अभी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं योगी जी तो वो गर्मी शांत करने की बात कर रहे हैं और बहुत बड़ी शालीनता से बोल रहा है कि आप गर्मी की बात करें, हम फांसी की बात करें। तो जाहिर सी बात है कि जो शब्दों की मर्यादा टूटती हुई दिखाई दे रही है या जो तर्क तेवर दिखाई दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। ये तभी होता है जब सत्ता में से अपने आप को आदमी बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो हमारे मंत्री हो या हमारे विधायक हो। यदि वो सत्ता में जो रह रहे हैं वो सत्ता से बाहर किसी और पार्टी में, विपक्षी पार्टी की तरफ यदि कोई पूछ कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके भी मायने हैं। यदि उसे लगता है, यदि वो लालची है या सत्ता का लालची है, तो जहाँ सत्ता में था उसकी वो सोचता या उसे लगता है कि नहीं यहीं पे वापसी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्यों जाता वो। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग आपके साथ हैं उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी वापसी नहीं हो रही है, तभी वो आपका साथ छोड़ रहे हैं। तो ये तमाम जो इंडिकेशन है वो दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज के वक्त में उनके ग्राफ में भी गिरावट आई है, योगी जी के भी ग्राफ में गिरावट आई है और खास करके मोदी जी की बात की जाए तो उनकी थी। लेकिन सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बड़ी शिद्दत से रहती है, लगातार वो सारे रणनीतियों को आजमाती है, तो उसके लिए सबसे पहले मुखरीद रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने उसके बदौलत जीत पाई है, लेकिन इस बार विपक्षी पार्टियां बड़े सजे हुए अंदाज में उनके ट्रैप में फंसना नहीं चाहती, वो हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहती। वो जब इसकी बात कर रहे हैं तो उनके तमाम वादों को याद कराना चाहती है और खास करके उत्तर प्रदेश के, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए जो तत्काल में अभी इलेक्शन दिखाई दे रहा है, उनमें तमाम बातें की गई हैं जिससे ध्रुवीकरण हो। ये बात बताया गया है, एक तरफ दिखाया जा रहा है कि इन लोगों की यदि वापसी हो गई तो फिर गुंडागर्दी चरम पर रहेगा। वापसी कैसे हो जाएगी भाई, जब आप इतने स्वस्थ हैं तो कैसे आपको वापसी दिखाई दे रही है? तो संभावनाएं कहीं ना कहीं दिखती हुई जान पड़ती है। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें कर रही है और भारतीय जनता पार्टी में बार बार कहता हूँ कि इलेक्शन के नजदीक आते आते उनके सर्कस में जितने तीर होते हैं वो सब कुछ आजमाते हैं वो। तो अभी बहुत सारे सर्कस में से तीर निकलने वाले हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता सजग है, मुझे लगता है, क्योंकि उसे पता है कि कौन हमारे शिक्षा की बात कर रहा है, कौन हमारे स्वास्थ्य की बात कर रहा है, कौन यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, कौन यहाँ पे लड़कियों की बात कर रहा है, कौन यहाँ पे दलितों की बात कर रहा है। तो वो सारी चीजें आज के वक्त में मुद्दा बन गया है और भला हो उत्तर प्रदेश के विपक्ष का कि कम से कम सरोकारी मुद्दे उन्होंने लोगों के बीच में लाके पटक दिए हैं और मजबूर कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। दीपक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या ध्रुवीकरण की पिच पर खेलने का मौका अब नहीं मिल पा रहा है क्या आप लोगों को? क्योंकि विपक्ष की तरफ से तो बेरोजगारी, महंगाई की बात की जा रही है सर। अब क्या हिंदू मुस्लिम वाला जो एजेंडा आपका चलता है वो काम नहीं आ पा रहा? देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी केवल विकास के एजेंडे पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4.5 साल का अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया और रिपोर्ट कार्ड के बाद में सबसे पहले कौन लेकर आया जिन्ना को? वो इनकी पार्टी वाले थे। अगर किसी ने दिया, जेल और बिल वालों को टिकट दिया तो वो किसने दिया? वो इनकी पार्टी के लोग थे। आजम खान, अबू आजम को क्यों टिकट दिया गया? नाहिद हसन, आदिल चौधरी, मदन भैया, ऐसी ये तमाम लिस्टें इन लोगों ने उनको सबको टिकट किया। और गायत्री प्रजापति जिसपे रेप आरोप है और जिसके ऊपर पैसों का भी आरोप है, वो व्यक्ति आज उसकी पत्नी को भी टिकट दिया जा रहा है। इस प्रकार के राजनीति के अंदर अपराधीकरण का जो चरित्र पेश किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया है और ये लगातार उससे बाज नहीं आता। ठीक है अरविंद जी, आप जवाब दीजिए इसका कि कह रहे हैं हम तो ध्रुवीकरण की राजनीति क्या करते हैं,
ये तो सपा है जो सबसे पहले जिन्ना की बात करती है और इस मसले को और ज्यादा हवा दे देती है। हम तो किसानों की बात करते हैं, गन्ना की बात करते हैं, जिन्ना की बात तो आप लोग करते हैं। चलिए मैं इनके गन्ने की बात पे आ जाता हूँ। इनका 2017 का जो घोषणा पत्र था उसमें इन्होंने कहा था कि 450 रुपए गन्ने का समर्थन मूल्य देंगे। अभी तक 325 था, बाद में फिर 5 रुपए बढ़ा, अब टोटल पहुंचे शायद 350 रुपए के आसपास पहुंचा है। तो आप एक बात बताइए, जब आपने किसान से गन्ने का मूल्य की जो बात कही थी, आपने घोषणा पत्र में कहा था, आपने पूरा किया? नहीं पूरा किया। दूसरी चीज मैं गन्ने पे ही आता हूँ। इन्होंने गन्ने की बात करनी चाहिए ना, जिन्ना का जिक्र क्यों किया आपने? देखिए मैं एक बात बताऊं, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य था जिसमें उन्होंने किया था, उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं। तो उसका क्या परिप्रेक्ष्य था सर, वो भी तो समझना चाहते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं इस टाइम जो परिप्रेक्ष्य हुआ वो भूल जाइए। अब मैं सीधी नहीं, अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि इतिहास को एक बार फिर से पढ़ने की जरूरत है, तो इसका क्या मतलब निकाले? नेहा जी एक चीज आप बताइए, चलिए आपने भी जो है 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, तो उस टाइम उससे पहले जो नेताओं की भूमिका थी, क्या उस पर हमें किसी के ऊपर शक करने की जरूरत थी क्या? आजादी 1947 की आजादी से पहले जो भी क्रांतिकारी थे, चाहे वो हिंदू थे चाहे वो मुसलमान थे, तो सर क्या जिन्ना प्रेम, ये समझ रहे हैं कि जिन्ना प्रेम एक बार फिर से उभर आया समाजवादी पार्टी का? देखिए यहाँ प्रेम की बात है ही नहीं। एक बोर ऐतिहासिक मोमेंट पॉइंट था जिसका उन्होंने कोट किया था। इसका कोई जिन्ना प्रेम या पाकिस्तान प्रेम से मतलब नहीं। पाकिस्तान प्रेम तो अभी आप भारतीय जनता पार्टी उसमें आप पाकिस्तान प्रेम पे भी मैं आ जाती हूँ सर, क्योंकि अखिलेश यादव का ये कहना है कि पाकिस्तान हमारा नंबर 1 दुश्मन नहीं है, चीन हमारा नंबर 1 दुश्मन है। अब ये नंबर 1 दुश्मन भी उत्तर प्रदेश की सियासत में तय होगा कि कौन है नंबर 1 दुश्मन। अच्छा नेहा जी एक बात बताइए, आज पाकिस्तान की जो स्थिति है, क्या आपको लगता है पाकिस्तान जैसा छोटा और कमजोर देश भारत की तरफ पाकिस्तान का रिलेशन क्या उत्तर प्रदेश से है क्या? कोई रिलेशन नहीं। तो फिर पाकिस्तान का जिक्र करके क्या एक आबादी को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है अखिलेश यादव की? निश्चित तौर पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको मैं बता दूं जो ये परिप्रेक्ष्य था उसमें था, देखिए चीन जो है, आज भारत एक बहुत मजबूत देश है और हमारे बगल में एक बहुत मजबूत देश है, वो है चाइना। पाकिस्तान को आजकल हम गिनती में ही नहीं लाते हैं। आप एक बात बताइए, हम कभी बांग्लादेश के, नेपाल या भूटान को कभी हम अपने विरोधी के रूप में प्रस्तुत करते हैं? कभी नहीं करते। आज वही स्थिति पाकिस्तान के, पाकिस्तान भी अब एक बीता हुआ कल है, वो जर्जर व्यवस्था हो गई और खत्म देश है वो जो। तो सीधी सी बात है कि हमारा इस टाइम जो है, अगर हमें किसी अपने आप को हमें मजबूत करना है तो सीधी सी बात है हम चाइना के अगेंस्ट अपने आप को मजबूत करेंगे, क्योंकि उसी से हमारी बॉर्डर को खतरा है, पाकिस्तान जैसे छोटे देशों से नहीं है। कितना आसान और कितना चुनौतीपूर्ण, क्योंकि पश्चिमी यूपी को भेदना या फिर पश्चिम यूपी में सीटें निकालना भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या वाकई एक बड़ी चुनौती बना हुआ है? नेहा जी देखिए, चुनौतीपूर्ण उनके लिए होता है जिन्होंने 5 वर्ष तक बिल्कुल कार्य नहीं किया होता है। 4.5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने घरों में दुबकी रही, इनके नेता सिर्फ ट्विटर खेलते रहे। परंतु आज चुनाव आया है तो 6 महीने पहले लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे कोरोना काल रहा हो या उससे पहले लगातार जनता के बीच में रही है, चाहे वो सरकार के माध्यम से रही हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से रही हो। हम लगातार काम किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसानों की बात की तो किसानों के लिए सबसे ज्यादा अगर काम किसी ने काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। आप देखिए 46 लाख किसानों का नहीं, ये भी खबरें है सर कि इंटरनल सर्वे जो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है उसके बाद उसमें खलबली ज्यादा मच गई कि अब तो पश्चिम यूपी हाथ से निकलने वाला है, लिहाजा यहाँ पे ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दिया जाए, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी प्रकार का पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हाथ से नहीं जा रहा है। आप देखिए आप चुनावों के बाद में आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 10 मार्च के दिन भारतीय जनता पार्टी वहां से प्रचंड बहुमत के साथ में जीत कर आ रही है। ये तो सिर्फ शगुफा है जो विपक्षी पार्टी के द्वारा छेड़ा जा रहा है। वहां पर नाहिद हसन जैसे गैंगस्टरों को और बलवाइयों को जब टिकट देते हैं तो वहां की जनता और इनके खिलाफ हो जाती है। किस प्रकार का समाजवाद आ रहा है वहां पर सीटर और बलवाइयों को बार बार इस बात को कहा जाता है डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी की समाजवाद, ये कैसा समाजवाद है जब नाहिद हसन जैसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है और अपना प्रत्याशी बनाया जाता है जिसपे इतने ज्यादा आरोप लगे हुए हैं? नेहा जी एक बात बताइए, अगर नाहिद हसन अपराधी है तो चुनाव आयोग उसे लड़ने की अनुमति कैसे दे रहा? पहली चीज। और दूसरी चीज एक बात बताऊं आपको,
जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका जो आधार खिसक रहा है उसकी मुख्य वजह दूसरी है। आज इनसे मैं बात करूं कि महंगी बिजली जो उन्हें पिछले 5 साल से मिली है, तब ये बात नहीं करेंगे। जब मैं इनसे बात करूं कि किसानों को महंगा डीजल और महंगा पेट्रोल मिला है, तब उसकी बात नहीं करेंगे। जब किसानों को एमएसपी जो है उन्हें पूरा नहीं मिल पा रहा है, अगर 1800 रुपए का रेट है तो खरीद केंद्रों पर उन्हें 1400-1300 का रेट मिलता है, तो उसकी बात ये नहीं करेंगे। जब अजय कुमार टेनी की बात आएगी तब ये बात नहीं करेंगे किसानों के ऊपर उनके लड़के ने गाड़ी चढ़ाई। अभी भी इनकी सत्ता में बैठे उनके साथ सीट शेयर करते हैं। जब 700 किसान वहां पर शहीद हो गए, उन किसानों की बात कभी नहीं ये करेंगे। लेकिन क्योंकि वजह क्या है कि इसमें इनकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी थी इनकी। 5 साल में अगर आप आज देख लीजिए, आज बेरोजगारी जो है उत्तर प्रदेश में अपने सबसे टॉप पे पहुंच गई है। और आप हेल्थ का प्रकरण ले लीजिए, कैसे हम भूल जाएं कि कोरोना की जो लहर आई थी उसमें जो है आपने किस तरीके की व्यवस्थाएं करी थी। यहाँ पे एक चीज और, अभी आप नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पे है पूरे भारत में। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कोरोना की लहर में सबसे ज्यादा लोगों को भड़काने का, लोगों को गफलत में डालने का काम तो आप लोगों ने किया, यानी कि विपक्षी पार्टियों ने किया। अच्छा नेहा जी, एक बात बताइए, अब मैं एक चीज दूसरी पूछना चाहता हूँ इनसे। अभी यही उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई। अब आप बताइए इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है नेहा जी? आपने कभी जो है, जब आप ये स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, और दूसरी चीज कंट्राडिक्ट देखिए, विरोधाभास, आप ऑक्सीजन के प्लांट लगातार लगवा रहे हैं, आपने 100 के करीब ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात करते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी कोई मरा ही नहीं तो आप ऑक्सीजन प्लांट क्यों लगा रहे हैं? देखिए विरोधाभास की स्थिति क्या है। विरोधाभास तो है, लेकिन विरोधाभास इस बात में भी है अमन पांडे जी कि लोगों का ये कहना है, खासकर किसानों का, कि जब जब चुनाव आते हैं तब तक आरएलडी कहती है कि हम जी किसानों की पार्टी है, हम तो आपके साथ हैं, हम तो जाटों के साथ हैं, लेकिन जब चुनाव चले जाते हैं फिर कहीं दिखाई नहीं देते। की आवाज अगर इस देश में, मैं इस देश की बात कर रहा हूँ, किसी ने उठाने का काम किया तब सर्वप्रथम तो चौधरी चरण सिंह जी ने इसके बाद का बताइए ना सर, चौधरी चरण सिंह जी के बाद बताइए ना कौन आया। उस विरासत को चौधरी अजीत सिंह जी ने पार्लियामेंट तक उनकी बातें रखी। अब आप उनके कामों को देखिए, उन्होंने जो शुगर मिल के लिए काम किया उनको देखिए, पश्चिम में आप देखिए कितने काम हमने किए पास्ट में। और अभी भी जब किसानों की आन पे बात आई, ये आंदोलन करना पड़ा उन्हें, सबसे पहले जयंत चौधरी साहब वहां गए दिल्ली पे बॉर्डर पे, और उन्होंने उनके सपोर्ट में किया। जाटों का कहना है कि जब हमारी बात आती है, हमारे हक की बात आती है, 2013 को हम याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब आरएलडी को हम समर्थन देते थे, और जब हमें समर्थन देने की बात आई तो आरएलडी कहीं दिखाई नहीं दी। नेहा जी हमारे विरोध में खड़ी हो गई। हमारे नेता हर घर गए, जहां भी कोई कैजुअलिटी हुई या जहां पर भी हमें जाना पड़ा, हमें हाथ जोड़ करके मनाना भी पड़ा, हमने वो हर काम किया। लेकिन पोलराइजेशन का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम किया, आज आप नेहा जी एक बात देखिए ना, ये बोलते हैं कि दंगे नहीं हो रहे, दंगे नहीं हो रहे। भाई दंगे कराने वाले तो सरकार में बैठे हुए हैं। जब हमारी सरकार रहती है तो उसमें दंगे कराते हैं, और जब सरकार बन जाती है तो बोलते हैं दंगे नहीं हो रहे। भाई पोलराइजेशन का काम कौन करता है बताइए? हम तो लगातार मुद्दों पे बात कर रहे हैं। दीपक जी जवाब दीजिए, आप लोगों पे सीधे आरोप लग रहे हैं कि दंगे कराने वाले बैठे हुए हैं सत्ता में। हमारी सरकार में दंगे नहीं हो रहे तो हमारी सरकार बने रहने दीजिए, क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं? आपकी सरकार आएगी, दंगे होंगे, लोग मरेंगे। नहीं कह रहे सीधे सीधे दंगे आप लोग करवाते हैं, इसलिए आप सत्ता में बैठे हुए हैं। दीपक जी मान गया कि अब 10 मार्च के बाद अगर हमें सरकार आएगी तो इसका प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे का प्रयास करने का काम करेंगे, और ध्रुवीकरण करने वाले लोगों को भी यही टिकट देते हैं। क्या कहता था नाहिद ने, बोला कि इन लोगों से सामान खरीदना बंद कर दो, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। किसका बयान था? नेता का था आदित्य चौधरी है। क्या जवाब देते हैं वो? इसको देख लेंगे, क्या देख लेंगे? इसको बताया कि हम वो बात में क्या देखेंगे? ऐसे जो ध्रुवीकरण के बयान है, बयान तो गर्मी शांत करने के भी आते हैं। लगातार ऐसे बयान आते रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। अगर हम बात मैं फिर पूछ रहा हूँ कर देते तो इनको ध्रुवीकरण नजर आता है। तो आप भी तो चर्बी वाले बयान देते हैं सर, उसको भूल जाते हैं क्या? हमने देखिए बहुसंख्यक समाज को बहुत हटाओ वोट से दबाया गया। आज आकर बयान नहीं दिया, खरीदारी तो इसका कोई विरोध नहीं है, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए, सभी वर्गों के बीच। ठीक है अमन जी अपनी बात रखिए। नेहा जी, इनका जो चुनावी मुद्दा है, आज इनके कैंडिडेट वहां पर प्रचार नहीं कर पा रहे और सरेंडर हो गए हैं कि भाई अब ये चुनाव हमारे हाथ से गया। मैं आपको ये
अब मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, आज से सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है महंगाई की, बेरोजगारी की। कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं सर, यहाँ पर तो गर्मी और चर्बी की बात हो रही है ना, यहाँ महंगाई बेरोजगारी की बात कहाँ हो रही है? कोई पार्टी बात कर रही है इसकी क्या? नेहा जी, जब ये बोलेंगे ना कि युवाओं की मैं गर्मी हटा दूंगा, तो जब ऐसे बयान आप अगर देंगे तो युवाओं के साथ हम खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं की गर्मी हटाएंगे? आज आप वहाँ माहौल देखिए, वहाँ का युवा परेशान है, वो बोल रहा है हमें रोजगार चाहिए, और ये उसकी बात नहीं करने देते, ये उसको 13 में लेके जाते हैं। हमेशा इनकी बात बस 13 है, 13 से 22 हो गया, मैम 10 साल हो गए। क्या इनके लोग उसमें? ठीक है संजीव जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, ये गर्मी और चर्बी वाले बयानों के लिए यहाँ जरूरत क्या है और क्यों इनकी जगह है? मैं आपसे इस पे जवाब लूंगी कि क्यों यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी, ध्रुवीकरण की बात नहीं की जा रही, कि आखिर क्यों इस ध्रुवीकरण के मुद्दे पे हम चुनाव लड़े, क्यों हम मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे हम चुनाव लड़े, क्यों हम बेसिक मुद्दे पे चुनाव ना लड़े, क्यों हम ये ना देखें कि आखिर महंगाई इस वक्त कहाँ पर है, बेरोजगारी कहाँ पर है, कोरोना काल में क्या हुआ, वैक्सीनेशन लोगों को मिली या नहीं मिली, पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम मुद्दे कहाँ हैं जिसपे बेसिकली चुनाव होना चाहिए, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जल्दी से। सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सबसे मजबूत आर्थिक रूप से कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। सोशल मीडिया और मुख्य धारा की मीडिया में सबसे ज्यादा मजबूत कौन? भारतीय जनता पार्टी। और उसके बावजूद यदि भारतीय जनता पार्टी को 20% और 80% की बात करने की जरूरत पड़ जाए, समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। विपक्षी पार्टियां ऐसे ही आरोप नहीं लगा रही है कि आप पे छद्म राष्ट्रवाद और छद्म हिंदुत्व की जो छवि है वो टूटती हुई नजर आ रही है। आपने कहा था कि एक तरफ एक के बदले हम 10 सिर लाएंगे, और लोगों ने देखा कि पठानकोट में तो आपने ISI को बुला लिया जांच करवाने के लिए। दूसरी तरफ लोगों ने यह भी देखा कि मंदिर के नाम पर कितने बड़े घोटाले की बात हुई, जिस पर खुद बीजेपी ने संज्ञान ली और कोर्ट से संज्ञान लिया। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियां लगातार उठाती हुई दिखाई दे रही है। और इन्हीं सबों के बीच में यह बात बिल्कुल सही है कि आपने 5 साल, मैं मानता हूं कि योगी जी के सारे कामों को नहीं कोई इनकार कर सकता, काम किया है उन्होंने, लेकिन जो सरोकारी मुद्दे हैं, यदि आपने काम किया तो डंके की चोट पे जाएं और अपने काम की बात करें, न कि देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जाकर के पुराने घाव को कुरेदने का काम करें। ये तो मुझे लगता है कि भिखारियों जैसी बात हो जाती है कि वो अपने घाव को इसलिए ठीक नहीं होने देता कि वो घाव दिखा करके भिक्षाटन करता है, उनको भिक्षा मिलती है। तो ये इस तरह की सोच से बाहर निकलना होगा। आपने काम किया है, आप अपने कामों की सूची बनाइए, फहरिस्त बनाइए और लोगों के बीच में जाइए। कुछ कमियां रह गई हैं, उस कमियों के बारे में आप कह सकते हैं कि ये कमियां रह गई है, इसको हम दुरुस्त करेंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियां यदि सवाल खड़ा कर रही हैं तो उसके मुकम्मल जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देने होंगे कि आपने जो वादे किए थे, जो आपके मैनिफेस्टो में था 2017 में, उनमें से कितने वादों को आपने पूरा किया, कितनों के हाथ में लैपटॉप दे दिया, कहाँ आपने वाईफाई लगा दिया, कितने मेडिकल कॉलेज जो खोले वो मानक कितने मानक से खरे उतरते हैं। ये तमाम तरह की चीजें हैं। मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है, लेकिन हमने देखा तो है उत्तर प्रदेश में कि एक पुलिस को मजबूरी से दर्जनों पुलिस वाले मारे गए। ये कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जिस तरह की व्यवसाय के साथ सलूक हुई वो भी देख रहे हैं। तो ये तमाम चीजें विपक्षी पार्टियों के जहन में है और वो सरकार से पूछ रही है कि इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले हमलावर थी, आज सुरक्षात्मक स्ट्रोक खेलने में मजबूर हो गई है और वो जहां भी जा रही है उसको अपने सुरक्षा के लिए इस तरह की बातों को करना पड़ रहा है ताकि मूल मुद्दे से लोग भटकते हुए दिखाई। ठीक है दीपक जी, क्यों 80 बनाम 20 की बात करनी पड़ रही है सर? अगर ये जो शिलान्यास और लोकार्पण अभी चुनाव से ऐन पहले हुए हैं, अगर ये 5 साल तक होते रहते तो क्या आपको लगता है कि ये 80 बनाम 20 की बात करनी जरूरत होती इसकी? देखिए 80% वो लोग हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का लगातार लाभ मिला है, और 20% लोग वो है जो लगातार जो हिस्ट्री सीटर है, जो सरकार के साथ में समर्थन नहीं रखते या इस प्रकार की बातें करते हैं जो उनसे इतर हो। ये लोग ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल अपराध चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बलवा चाहते हैं, दंगे चाहते हैं और किसी प्रकार से कौन लोग है ये जो दंगे चाहते हैं, अपराध चाहते हैं? कौन लोग है ये? दीपक जी, आप ये बोल रहे हैं कि 20% उत्तर प्रदेश के लोग हिस्ट्री चीटर हैं? अरे दीपक जी, आपने ये बोला क्या? अरे हाँ, मैंने कहा पूरी बात है। नहीं, आपने कहा 20% वो लोग हैं जो कि दंगे कराना चाहते हैं, अपराध कराना चाहते हैं। इसके क्या मायने निकाले? इसके क्या मायने, क्या इसके ये मायने निकाले जिस बात का जिक्र अभी अमन जी कर रहे हैं? हिस्ट्री शीटर है क्या वो लोग?
अपराधी है क्या? वही मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के आज जितने भी कार्यकर्ता है वो इसी प्रकार की प्रवृत्ति के कार्यकर्ता है और वो लगातार इसी तरह से लगे रहते हैं। 20% लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है क्या? देखिए मैं बताता हूँ, 20% में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसी प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति से आते हैं और जो लगातार मतलब 20% लोग आप बोल रहे हैं यूपी के अपराधी हैं, आप ये बोल रहे हैं क्या? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा समाजवादी पार्टी के लोग जो लाल टोपीधारी है वो इस प्रकार के लोग हैं। नहीं पहले आप माफी मांगे, फिर आप आगे कुछ बोलिए। नहीं, ये 20% लोग कौन है जिसका जिक्र आप कर रहे थे, आप मुझे बताइए। सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है भैया, आप ऐसी बातें ना करें, ये अच्छा नहीं है। लोग इस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग या इनके जो एसटी हसन साहब है वो कहते हैं बीजेपी बनाना है और मुसलमानों को एक हो जाना है, ये भी उन्हीं लोगों में आते हैं। जो राष्ट्रवादी लोग हैं जो राष्ट्र के प्रति नहीं सोचते, जिनको केवल और केवल अपने क्यों देते हैं? क्या मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं है क्या? समाज करके रखा है, ये उनसे एक बार भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे। ये कभी अब अबू आजम पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे जो बेल पर है। ये कभी भी गायत्री प्रजापति पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे जिनको इनके समाजवादी पार्टी के नेता 2017 के अंदर लगातार अपने साथ में लेकर लगातार घूम रहे थे, जिन पर रेप के आरोप थे। ये इस प्रकार के जो लोगों की जो फौज इन्होंने इकट्ठी कर रखी है उस प्रकार के लोग हैं और ये टिप्पणी केवल उसी प्रकार के लोगों पर है। 20-80-20 का ये क्यों आंकड़ा देना पड़ा, उसका जवाब नहीं दे रहे आप। बाकी पूरे ब्रह्मांड में आप घुमाए कि ऐसा है वैसा है, 80 बनाम 20 का जिक्र क्यों करना पड़ा सर, ये बताइए ना। विकास की बात करते बताते कि इतना हमने विकास किया, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड रहा, आप कह रहे हैं 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं, ये क्यों करना पड़ रहा है? मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है। आप कह रहे हैं जो 20% है वो दंगे करवाने वाले लोग हैं, तो उत्तर प्रदेश की आबादी जो 20% आबादी है वो दंगे कराने वाली है क्या? ये माने क्या आपकी बात का मतलब, ये निकाले क्या? नहीं देखिए जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आपने देखा होगा मोदी जी की रैली हुई थी, उसमें भी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर और उस पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं को हमला किया गया, वो भी समाजवादी। सर ये 20% लोग कौन है, ये मुझे बताइए ना, जिसका जिक्र आप लोग कर रहे हैं बार बार। ये 20% लोग कौन आते हैं उसके अंदर? अब तो उनकी संख्या घट के अब तो 10% ही रह गई है। जो इस प्रकार के कृत्यों के लिए जी उनकी संख्या 10% रह गई है जो इस प्रकार के कृत्यों में संलिप्त होते हैं और वो समाजवादी पार्टी के साथ में है। सर इतने आप आंकड़ों के गणित में उलझ रहे हैं, कभी आप कहते हैं 80 बनाम 20, अब कहते हैं 90 बनाम 10, ये आप समझ ही नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को कि वो आंकड़ा कितना है। ये कंफ्यूज हैं, इनके पास मुद्दे बचे नहीं। इतने कंफ्यूज क्यों है सर? वो लगातार काम होता है, आप एक बार भी नहीं बोलेंगे। जब वहाँ नाई दखन के लिए एक व्यक्ति ये बोलता है कि 96,000 और 24,000 की बात करता है, तो 24,000 जाट और यहाँ पे 96,000 उस पर एक बार नहीं करेंगे। आ गए जाट मुसलमान गुर्जर जाट हिंदू मुस्लिम करने के लिए। तो ये किसके पार्टी के लोग कर रहे हैं? हमारी पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जवाब चौधरी के बाद में देख लेंगे, तो उनको बाद में देख लेंगे। ये किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? चलिए सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ क्लियर हुआ इस डिबेट के साथ ही। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।